खेल, कहानी, कविता, ठोस वस्तु और चित्र, इन पांचों चीजों से एक्टिविटी बनाई है। अब जैसे खेल, तो बिल्लस से आपको वर्ण सिखाना है तो बिल्लस बना दीजिए, ऐसा बिल्लस बना दीजिए और बिल्लस बना के क ख ग लिख दीजिए, बच्चा सीख जाएगा। यदि उससे पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, आ की मात्रा सिखाना चाहते हैं, तो एक बिल्लस में क रखिए और दूसरे बिल्लस में आ की मात्रा रखिए। आप आश्चर्यचकित होंगे, का बोलना है तो दोनों पर कूद लेगा बच्चा, आराम से का सीख जाएगा। बहुत ही बढ़िया विनोद सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपको, आपने एकदम सही समय पे पकड़ा। क्योंकि मैं इस विषय को बोलना भी चाह रहा था, पर मैं इसलिए नहीं बोला कि थोड़ा लंबा खींचेगा, तो मुझको वो तकलीफ हो रही थी कि काफी लंबा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, बच्चों को 5 चीजें बहुत पसंद है, प्राइमरी स्तर के बच्चों को: खेल, कविता, कहानी, ठोस वस्तु और चित्र। ये 5 चीजों के सहारे यदि आप बच्चों को सिखाना, आप थोड़ा-सा किताबों को देख लीजिए, चित्र बहुत ज़रूरी होते हैं किताब में। क्यों देते हैं? क्योंकि हाँ। चित्रों से बच्चे बातचीत करते हैं। जी, जी। चित्र के तो वो माध्यम जी, बिल्कुल। चित्र के जी, माध्यम से बच्चे बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनका उभर के निकल के आता है और मेरे को जी, आशा थी सर कि आप इसको जी। बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इसीलिए मैंने मतलब ये बात को छेड़ा और निश्चित तौर पे आपने काफी सार्थक तरीके से आपने इसका जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वो सीख सकते हैं और मेरा ये कहना है कि काजल, आप अलग से भी बात कर सकती हैं। ऐसे बच्चे जो सीखना नहीं चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, वो पता लगा लें और जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है, उसी क्षेत्र से पढ़ना सिखा दें। मैं आपको एक छोटी अपने मेरे जीवन के साथ घटी घटना आपको सुना रहा हूँ और वो घटी घटना का बहुत बहुत संक्षेप में सुनाता हूँ। मैं एक्चुअल रहने वाला हूँ, बेमेतरा का हूँ, अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ। वहाँ एक जयप्रभा नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक बच्चा ऐसा था जिसको वहाँ के टीचर पढ़ा ही नहीं पा रहे थे। 4 साल गुजर गए थे। मतलब वो 10 साल का हो चुका था और एक भी वर्ण नहीं जानता था। तो वो बहुत परेशान हो गए, उसके माता-पिता और उसके टीचर। तो एक दिन वहाँ पर मिसेस पाठक थी, हेड मिस्ट्रेस। वो मेरे पास सुबह-सुबह मेरे घर में आईं और बोली, "सर, वो बच्चा नहीं सीखना ही नहीं चाहता और यदि आप उसको सिखा सकें तो बहुत उपयोगी होगा। हम क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, हम उसको निकाल नहीं सकते।" तो मैं बोला, "चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ।" तो मैं बोला, "कल मैं आऊँगा।" कल मैं जब गया तो बच्चा रेत में खेल रहा था और इतना बदमाश कि उसकी कक्षा के सारे बच्चे उससे डर के मारे काँपते थे, इतना डरते थे वो। वो किसी को भी मार दे, कुछ कर दे। तो वो रेत में खेल रहा था, रेत में खेल खेल रहा था तो मैं जाके पूछा, "क्या नाम है?" तो रेत उठाया और मेरे मुँह पे दे मारा। मेरे पूरे आँख में पूरा रेत ही रेत, मैं सीधा हॉस्पिटलाइज़ और 2 दिन बाद मेरा आँख ठीक हुआ और आँख ठीक होने के बाद मैं बोला, अब तो बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि उस बच्चे को सिखाना ही है। जब वो ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो बहुत चैलेंजिंग काम है। मैं गया, खेल कर आया, बच्चा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं चित्र बनवाया, बच्चा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं कंचा, बांटी, जो बच्चे छोटे-छोटे पंख रखे रहते हैं, घोंसला सब ला के दिखाया, बच्चा ध्यान ही नहीं दिया। कविता सुनाया, ध्यान ही नहीं दिया। पर मैं एक कहानी सुनाया और देखिए दुर्भाग्य से कहानी ऐसा सुना रहा था, जिसमें लड़ने-लड़ाने की बात हो रही थी। वो तुरंत मेरे पास आ गया वो। मैं कहानी सुना रहा था, आ गया और मैं बीच में रोका। जैसे ही रोका तो वो मेरा पेन पकड़ लिया और पेन पकड़ के बोलता था, "आगे क्या हुआ जल्दी बताओ।" तो मैं बोला, "रुको थोड़ी देर रुको, उसके बाद बताऊँगा।" नहीं, बोले, "जल्दी बताओ।" तो वो उस बच्चे को कहानी पसंद था, पर कैसा कहानी? जिसमें लड़ाई पसंद हो। लड़ाई वाली कहानी पसंद करता था। अब मेरे सामने चुनौती आ गई कि मुझको इसको कहानी से ही सिखाना है और लड़ाई वाली कहानी से सिखाना है। तो मैं लौकी और भिंडी की लड़ाई कराता था। तो लौकी से ल सिखाता था और भिंडी से भ सिखाता था। भटा और टमाटर की लड़ाई कराता था। तो भटा से भ सिखाता था और टमाटर से ट सिखाता था। आप आश्चर्यचकित होंगे। जी। आप आश्चर्यचकित होंगे, बच्चा 3 महीने में पढ़ना सीखा
और धीरे धीरे उन्हीं कहानियों के माध्यम से बच्चे को जो मारपीट करने की आदत थी उसको मैंने छुड़ाया। और वो 15 साल बाद रायपुर के जय स्तंभ चौक में एक सब इंस्पेक्टर आके मेरा पैर छुआ, तो मैं हड़बड़ा गया। मैं बोला ये कौन है भैया, और पुलिस वाला पैर छू रहा है, मतलब बहुत खतरा है। तो बताया कि सर मेरे को आप जयप्रभा स्कूल में पढ़ाए थे, आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो बच्चों की रुचि का पता लगाना बच्चे के सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जितना आप रुचि का बेहतर पता लगा पाएंगे, आप उतना ही सिखा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा ऐसा जीवन का अनुभव है, तो मैं इसलिए ट्रेनिंग देते समय बहुत डरता हूँ। अब दूसरा सवाल, यदि मैं आपसे अभी कहूं कि अभी मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो कितने लोगों को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? चैट बॉक्स में ही लिख के डाल दें। मैं आपका कुछ टेस्ट लेने वाला हूं, बोलूं परीक्षा लेने वाला हूं, तो परीक्षा से डर लगता है कि नहीं, ये बता दें आप। चैट बॉक्स में लिख के डाल दें। जी सर, हाँ जी, डर लगता है। वाह, सबको डर लगता है, सबको डर लगेगा। अच्छा, आकाश का को डर नहीं लगता है, बोल रहा है, लगता है। जी सर। अब देखें, पहला आग्रह तो ये कि निश्चित मान के चलिए कि परीक्षा से कितना भी साहसी व्यक्ति हो, वो घबराने लग जाता है, डरता है, डरता है। ये सवाल खड़ा होता। अब मैं धीरे धीरे मूल्यांकन की तरफ आ रहा हूं। आपके डर क्यों लगता है? लेकिन मैं यदि आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि परीक्षा तो जरूरी है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि परीक्षा से फायदा क्या होता है? दो तीन सवाल। एक तो परीक्षा से आपको डर लगता है, ये निश्चित है। दूसरा, परीक्षा से फायदा क्या होता है, ये भी समझना पड़ेगा। नंबर 3, परीक्षा से नुकसान क्या होता है? इसमें से एक भी व्यक्ति बताने में सक्षम नहीं है कि परीक्षा से नुकसान होता है कि नहीं होता है। सभी लोग बोलेंगे फायदा होता है, क्योंकि उनको लगेगा कि एक सर्टिफिकेट से मैं तो मैट्रिक पास हो गया, एक सर्टिफिकेट से मैं तो बीए पास हो गया। ठीक है, तो दो तीन सब, परीक्षा से फायदा क्या होता है, परीक्षा से नुकसान क्या होता है, और तीसरा सवाल ये कि परीक्षा का कोई विकल्प है क्या, और हम परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, परीक्षा क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि आप लोग बोल कम रहे हैं इसलिए दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली की सबसे गंदी व्यवस्था है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मूल्यांकन पे बात करने वाला हूं और ये व्यक्ति परीक्षा की आलोचना कर रहा हूं। मेरा बस चले तो सबसे पहले मैं परीक्षा ही खत्म कर दूं। आपको पता है परीक्षा का कोई विकल्प हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए परीक्षा मजबूरी में हमको रखना पड़ रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो चलिए, परीक्षा पर तो अपन बाद में भी बात करेंगे, पर चूंकि मूल्यांकन पर हम आ रहे हैं, तो वो मूल्यांकन को देखना और समझना जरूरी है। तो मैं आज दो तीन आग्रह करूंगा। पहला आग्रह ये कि आज मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का कुछ चीज आपके सामने लेके आया हूं, जो आपके सामने मैं रखना भी चाहूंगा। वो चीज आपके सामने इसलिए रखना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को यदि आप पढ़ेंगे, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यदि आप उसको पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा, चूंकि परीक्षा की बात आ गई तो वहीं से शुरुआत करता हूं, और मैं धीरे धीरे मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देवाशीष जी, आज का समय कितना होगा, थोड़ा सा समय बताएंगे? सर समय अभी 2:58 हो गए हैं, और हाँ, आप आधे घंटे मजे से अभी हम लोग चल सकते हैं। एक बार और ब्रेक होगा, फिर हम लोग जुड़ जाएंगे। अच्छा, मतलब 1 घंटा अपन ले सकते हैं। मान के चलिए सर 40 मिनट और, मतलब 3 बज रहे हैं, 3:40 तक हम इसको अगर कर लें 40 मिनट में। अच्छा, और यदि नहीं हो पाया तो कंटिन्यू कर लेंगे और 15 मिनट। अच्छा, ठीक है। ठीक क्योंकि है। थोड़ा विषय विषय लंबा है, मेरे को डर भी लग रहा था कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, नहीं नहीं होगा सर, तो बीच में अपन कर देंगे। आप तो देखिए, इत्मीनान से राष्ट्रीय
इत्मीनान से चलेंगे सर, जैसा आपका, हम लोग सब यहाँ पे हैं और आनंद ले रहे हैं आपके प्रशिक्षण का। ठीक है, थैंक यू। मैं तो डर रहा हूँ कहीं बोर तो नहीं कर रहा हूँ। जी, तो देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 क्या कहता है? शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंतता से जुड़ा हुआ है। परीक्षा से स्पर्धा का प्रादुर्भाव होता है। स्पर्धा प्रोत्साहन तो देती है, लेकिन वह प्रेरणा का आंतरिक रूप न होकर बाह्य रूप ही होता है, जिसे स्थापित करना और संचालित करना बड़ा आसान होता है। ये होता है, इसलिए लोग परीक्षा लेते हैं। ये बहुत आसान होता है, तो आसान होता है, इसलिए शिक्षक और स्कूली व्यवस्थाएं उत्कृष्टता की प्रेरणा को पोषण देने के लिए अक्सर इसका सहारा ले लेती हैं। हम स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ही, यानी प्री, बच्चों को प्रथम द्वितीय की श्रेणियों में बांटने लगते हैं। अक्सर प्रभाव बनाने के लिए सतही स्तर पर सीखना भर पर्याप्त होता है। यानी प्रभाव जमाने के लिए परीक्षा के लिए सतही स्तर के सीखने की आवश्यकता है, गहराई के साथ सीखने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। इस प्रतियोगी प्रेरणा के कारण अधिगम पर कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत वाक्य लिखा है। यदि आप अपनी कक्षाओं के भीतर परीक्षा ले रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आप अपने बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ये बहुत, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि परीक्षा ना लूं तो क्या करूं? उसका भी मैं आंसर दूंगा। तो समय के साथ साथ बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पहल करने की क्षमता खोने लगते हैं। जो परीक्षा देता है वो समय के साथ साथ पहल करने की जो क्षमता है उसको खोने लगता है, और इस क्रिया में वे सभी क्षेत्र जिसमें पाठ्यचर्या के अनुसार अंक नहीं दिए जाते, वे प्रायः उपेक्षित हो जाते हैं, जिससे कक्षा की संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे व्यक्तिवादी बनते हैं और सामूहिक कार्य करने की क्षमता खो देते हैं। परीक्षा को बिल्कुल असंगत महत्व दिया जाता है और उन पर अनावश्यक ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें अक्सर गोपनीयता और निरीक्षण की सख्त व्यवस्था की जाती है। इनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव आसानी से नहीं दिखते, लेकिन यह बच्चों में बेहद तनाव को जन्म देता है, जिससे वह बहुत जल्दी उत्तेजित होने की हालत में पहुंच जाते हैं। बच्चे, स्कूल और शिक्षकों को अपने आप से यह पूछने की जरूरत है, क्या इस तरह के व्यवहारों से सच में बहुत ज्यादा लाभ होता है, और अधिगम को दरअसल किस हद तक अंक और श्रेणीकृत करने की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो एनसीईआरटी ने लिखा है, उसके सारे शब्द एज इट इज मैं आपको सुना रहा हूं। एनसीईआरटी 2005 आप पढ़ लेंगे। आगे उसने क्या लिखा है वो देखिए आप। जब तक परीक्षाएं बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद रखने की क्षमताओं का परीक्षण करते रहेंगी, तब तक पाठ्यचर्या को सीखने की तरफ मोड़ने के सभी प्रभाव विफल होते रहेंगे। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप परीक्षा लेंगे तो आपको बच्चों को रटाना पड़ेगा। मैं इसलिए मैं 2-3 दिन से मेहनत कर रहा हूं। देवाशीष जी ने मुझको 8 दिन पहले बताया था, और 8 दिन पहले जब बताया था तब से मुझको लगा था कि मैं मूल्यांकन पर मेरे को बहुत अच्छी बात करनी चाहिए। हाँ, किसी की आवाज आ रही है। तो मैं इसलिए आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। मैं पूरा एनसीएफ पढ़ा, पूरा आकलन की पूरी प्रक्रिया पढ़ा और आपके सामने आ रहा हूं। हालांकि मैं इस पर बहुत सारा किताब लिखा हूं, लेकिन फिर भी जब आपके पास आ रहा हूं तो थोड़ा दूसरी व्यवस्था के साथ आ रहा हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आप अपनी कक्षाओं में परीक्षाओं पर आधारित हैं, तो आपको अपने बच्चों को रटाना पड़ेगा। सिखाने की तरफ आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। यदि आपको अपने बच्चों को सिखाने की तरफ ध्यान केंद्रित करना है, तब आपको अपने बच्चों के आकलन की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मूल्यांकन और आकलन दो अलग-अलग चीजें। मूल्यांकन में हम अंक देने का कोशिश करते हैं, आकलन में हम बच्चों को परखने की कोशिश करते हैं।
तो मैं तो सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि परीक्षाएं हमेशा याद करने, याद रखने पर केंद्रित होती हैं। आकलन हमेशा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। तो हम दोनों चीजों पर आज छोटा मोटा बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय है, 1 दिन 2 दिन का विषय है, पर बहुत कम समय में मैं आपके सामने अपनी बात पहुंचा सकूं, तो आप फीडबैक भी दीजिएगा। तो मैं आज एक दूसरी चीज और आपके सामने लेके आया हूं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर भी थे, विभागाध्यक्ष भी रहे हैं हिंदी के, और वो जाने माने शिक्षाविद हैं कृष्ण कुमार जी। उन्होंने बच्चे की भाषा और अध्यापक नामक एक बहुत शानदार किताब लिखी है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा का आतंक शब्द का यूज किया है उन्होंने। परीक्षा का आतंक, कोष्टक में उन्होंने लिखा है स्कूल और घर दोनों में, स्कूल में भी और घर में भी, दोनों में बचपन से ही शुरू हो जाता है। हमारी परीक्षा व्यवस्था बचपन से ही इस भीषण मनोवैज्ञानिक आतंक में जीने की आदत डालना शुरू कर देती है। छोटे छोटे बच्चे इस आदत के वश में आकर सोचने लगते हैं कि स्कूल का काम बच्चों को पास और फेल करना है, स्कूल का काम सिखाना नहीं है। देखिए कितना शानदार तरीके से डॉक्टर कृष्ण कुमार ने लिखा है। तीसरी बात आपको और सिखा दूं और बता दूं, गिजू भाई को तो आप जानते होंगे। गिजू भाई ने अपने दीवा स्वप्न में क्या खूबसूरत बात लिखी है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। गिजू भाई ने दीवा स्वप्न में क्या लिखा है, जब तक चाहे जो विद्यार्थी पढ़ता है और चाहे जो शिक्षक पढ़ाता है, तब तक परीक्षा की आवश्यकता भी रहेगी। परीक्षा हटाई तो तभी जा सकती है जब विद्यार्थी दिल की उमंग के वश होकर सीखने आए और सामने से सिखाने में कुशल कलाकार शिक्षक सिखाने की उमंग से बच्चों को सिखाने बैठे। कितना खूबसूरत बात। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी स्थिति में परीक्षा उचित नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि आप परीक्षा को हटा नहीं सकते। अरे आप स्कूल से भले मत हटा सकें, पर आप अपने केंद्र से तो हटा सकते हैं। आप अपने केंद्र में परीक्षा के बजाय मूल्यांकन का दूसरा टेक्निक तो अपना सकते हैं। और यदि आप दूसरा टेक्निक अपना लिए तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आप अपने केंद्र को ज्यादा गुणवत्ता युक्त बना सकते हैं। और जैसे ही आपका केंद्र गुणवत्ता युक्त होगा, आपकी व्यक्तित्व की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैलने लगेगी, कोई रोक ही नहीं सकता उस सौंधी खुशबू से। तो इसलिए मेरा आग्रह, मैं इसलिए ये सारी चीजें आपके सामने रखा हूं। तो परीक्षा हमेशा नुकसानदेह है। तो अब क्या करना चाहिए? तो एक्चुअल में जब आरटी आया तो आरटी ने क्या कहा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा लेकर आया। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसकी अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जब आया तो लोगों ने इतना इसको बोझिल बना दिया कि क्वालिटी तो दूर रही और बल्कि बेकार होने लगा। जबकि मेरे को लगता है कि सीसी से बेस्ट चीज कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से बेस्ट चीज दुनिया में नहीं हो सकता, पर इसके कॉन्सेप्ट को लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा। अब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो देखिए मैं एक छोटी एक्टिविटी आपको करा दिखाता हूँ। देवाशीष जी, आपसे मेरा एक अनुरोध है, यदि आप अपना ये ऑन कर सकें वीडियो और ऑडियो। अब बिल्कुल तो हाँ, कर लिया मैंने। तो जी जी जी, तो एक छोटा अनुरोध ये कर रहा था हाँ कि आप ब्लैक बोर्ड में हाँ हाँ। अपना मुंह पीछे रखिए, ओके। अपना मुंह पीछे रखिए। हम्म। हाँ, इस तरफ ब्लैक बोर्ड की तरफ मत रखिए और ओके। बिना देखे ब्लैक बोर्ड में लिखिए कि मैं रायपुर जा रहा हूँ। तो बहुत कठिन नहीं है, तो लंबा लग रहा है, छोटा वाक्य देते। नहीं, एक बार कोशिश करिए, मैं रायपुर जा रहा हूँ। और यदि उसको दिखा सके, सबको देख सकते हैं तो जरूर गुड, मैं रायपुर जा रहा हूँ। ठीक है, अब देख कर लिखिए मैं रायपुर जा रहा हूँ।
अब देख कर सीधे तरीके से, अब हाँ, मैं बहुत बढ़िया, गुड। अब मैं सभी सभी साथियों से पूछ रहा हूँ कि जो पहला बिना देखे देवाशीष जी ने लिखा वो ज्यादा अच्छा है कि जो देख के लिखे हैं वो ज्यादा अच्छा है? अब बताइए, आप देवाशीष जी आप ही बता सकते हैं। सर मुझे तो दोनों आसपास ही दिख रहे हैं, बस एक सीधा चला गया। हेलो, कट गया क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो आवाज नहीं, हेलो। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ सर, अभी आई। हाँ अब आ रही है। हाँ सर, जो देख कर लिखा वो बेहतर हाँ है। अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। जो देख कर लिखा वो बेहतर है बिना देखे लिखने वाले से। जो बच्चे यदि आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों को आप निरंतर देखते हैं। देखिए, बिना देखे उनने लिखा तो क्या किया कि मैं रायपुर जा रहा हूं, लिख तो उन्होंने दिया, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, पर एकदम भद्दा सा, बेतरतीब। जब देख के लिखा तब बहुत ध्यान से, माँ को उन्होंने बहुत ध्यान से बनाया, उसके ऊपर ए की मात्रा बहुत ध्यान से उन्हें लगाई, रायपुर बहुत ध्यान से उन्हें लिखा। इसका क्या है, जब हम अपनी कक्षाओं में सीसी करना चाहते हैं, अपने बच्चों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमको प्रत्येक बच्चे को उसी तरह से देखने की जरूरत है जिस तरह से देवाशीष जी ने देख कर मैं रायपुर जा रहा हूं लिखा। यदि आप ऐसा करेंगे तभी मूल्यांकन करने की ताकत रख सकते हैं। मेरी बात पहुंच गई आप तक कि नहीं पहुंची? बिल्कुल सर। सीसी क्या है? हाँ बिल्कुल, यह बात समझ में आई सर। तो बच्चा कितनी चीजों को जान रहा है, समझ रहा है, अपने मस्तिष्क में देख पा रहा है, वो समझना आवश्यक है। पता चला कि उस विषय से, उस विषय वस्तु से बच्चे का कभी परिचय ही नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि परीक्षा में आ गया तो उसे उसमें बैठना पड़ता है। तो बिल्कुल बिना देखे लिखने जैसी अवस्था उसकी होती है, वह शून्य रह जाता है और हम उस पे नंबर का ठप्पा लगा देते हैं, जो कहीं से भी न्याय नहीं है। तो यह निर्णय करना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि भाई हमने उसको इस विषय से परिचित कराया है कि नहीं, इस विषय के ऊपर उसने अभ्यास कितना किया है। बिना यह समझे उसका मूल्यांकन या परीक्षण अन्याय है, जो प्रतीत होता है। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपने बच्चों को निरंतर देखना, सीखने की प्रक्रिया को निरंतर देखते रहना, आकलन करते रहना और निरंतर प्रत्येक बच्चे की कठिनाई को समझना, ये बहुत बहुत जरूरी है। सतत और व्यापक। तो मैं मोटे-मोटे तौर पे मैं तीनों शब्दों की व्याख्या करता हूँ आपके सामने। सतत शब्द की भी, व्यापक शब्द की भी और मूल्यांकन शब्द की भी, तीनों शब्दों की व्याख्या करता हूँ। इसलिए तीनों शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ। सतत का मतलब क्या है? सतत का मतलब है निरंतरता से। तो निरंतर क्या देखें? बच्चों में विषय की क्षमताएं विकसित हो रही है कि नहीं, वो देखें। अवधारणा विकसित हो रही है कि नहीं, निरंतर वो देखें। सीखी हुई अवधारणा को दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कर पाता है कि नहीं, वो देखें। अवधारणा की समझ पक्का करने में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं, वो देखें। रोज देखें कि अवधारणा को पक्का करने में क्या-क्या दिक्कत आ रही है, उसको देखें। तीसरा, आपसी तालमेल से सीखने में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, टीचर और बच्चे का जितना आपसी रिलेशनशिप बेहतर होगा, लर्निंग उतना ही बेहतर तरीके से होगा। यदि आपसी तालमेल नहीं होगा तो सीखने में बच्चों को बहुत कठिनाई आएगी, तो उसको भी निरंतर देखें। प्रत्येक गतिविधि के पश्चात पिछले स्तर से तुलना करके परिवर्तन को देख पाना। आपको एक और आग्रह कर दूं, परीक्षा हमेशा दो व्यक्तियों में तुलना करता है। मैं परीक्षा में फर्स्ट आया, देवाशीष जी सेकंड आए, तो आप मार्कशीट देखकर क्या बोलेंगे कि सुनील प्रथम श्रेणी से पास हुए, देवाशीष जी द्वितीय श्रेणी से पास हुए, जो बहुत ही गलत है, एकदम निरंतर गलत है। पर सीसी क्या कहता है कि सुनील मिश्रा जब मेरे पास आए थे तब एक भी वर्ण नहीं जान पा रहे थे,
आज 3 महीना मेरे पास रहने के बाद 4 वर्ण के साथ एक मात्रा लगाकर छोटे-छोटे 4 वर्ण वाले वाक्य बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है? सुनील की तुलना सुनील से ही की जानी चाहिए। निरंतर सुनील की तुलना ना तो देवाशीष जी से की जा सकती है, ना विनोद सिंह जी से की जा सकती है। तब ये प्रक्रिया क्या है? कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येक गतिविधि के पश्चात पिछले स्तर से तुलना करके परिवर्तन को निरंतर देख पाना, लगातार देख पाना। और चौथा ये कि निरंतर पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम और उसके कराने के तरीके और प्रभाव को देख पाना। जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूं या जो मैं एक्टिविटी करा रहा हूं, उसके प्रभाव को यदि मैं निरंतर देख पाता हूं कि मेरे कराने का बच्चों से के ऊपर क्या फायदा हो रहा है, तभी मैं मूल्यांकन कर पाता हूं। अब व्यापक का बहुत छोटा सा अर्थ है। व्यापक के अर्थ को यदि आप कहेंगे तो व्यापक का अर्थ जो है बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास से। व्यापक का मतलब जब हम इन पांचों डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, तब हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, और वो कैसे अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़ के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तो मैं सतत और व्यापक की व्याख्या आपके सामने कर दिया। अब मूल्यांकन की व्याख्या देखिए, आपके सामने करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं मुझसे जरूर अपनी बात रख सकते हैं। तो मूल्यांकन में निरंतर क्या-क्या देखें? तो मूल्यांकन में निरंतर क्या-क्या देखें? क्या सीखा? किन-किन बातों और अवधारणाओं को अच्छी तरह से कर पाता है, ये देखना चाहिए। नंबर 1, क्या नहीं सीखा? उन बच्चों की पहचान करना जिनको सीखने में कठिनाई आ रही है या जो सीख नहीं पाते हैं। मूल्यांकन का दूसरा पार्ट। पहला, यदि आप अपनी कक्षा में जा रहे हैं, बच्चा क्या-क्या सीखा, किन अवधारणाओं को अच्छे से सीखा, वो पता करना चाहिए। क्या नहीं सीखा, या उन बच्चों की पहचान करना जिनको सीखने में कठिनाई आ रही है या जो नहीं सीख पा रहे हैं, उन बच्चों को चिन्हांकित करना, मूल्यांकन का दूसरा पार्ट। और उन विशेष बिंदुओं को जानना जिनको सीखने में परेशानी होती है। अब देखिए 2 चीजें। मूल्यांकन में आपको 3 काम करना है। पहला, क्या सीखा है, ये जानना है। दूसरा, क्या नहीं सीखा है, वो जानना है। तीसरा, उन विशेष बिंदुओं को जानना जिनको बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उन विशेष बिंदुओं को पहचानना। मूल्यांकन के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। 3 चीजें। यदि ये 3 चीजों पर आपने ध्यान केंद्रित कर लिया तो मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जब यदि आप क्या नहीं सीखा या उन बिंदुओं को चिन्हांकित करेंगे, तो फिर एक दूसरा सवाल खड़ा कर दीजिए कि बच्चा क्यों नहीं सीखा। जैसे ही आप क्यों नहीं सीखा इस प्रश्न का उत्तर खोजना शुरू करेंगे और कारण खोजना शुरू करेंगे, आप अपने आप मूल्यांकन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और जो भी शिक्षक क्यों नहीं सीखा इसको नहीं खोज पाएगा, वो कभी भी अपने बच्चों का मूल्यांकन कर ही नहीं सकता। अब प्रश्न दूसरा खड़ा होता है कि क्यों नहीं सीखा। इन कारणों को यदि आप खोजेंगे तो आपके सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, बहुत सारे। उसके एक कारण नहीं हो सकते, अनेक कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों को भी आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि समय कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों नहीं सीखा, तो अनेक कारण हो सकते हैं। तो अब देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, क्या पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में कहीं कोई कमी रह गई है क्या? नंबर 1। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। कक्षा 7 में, हमारे छत्तीसगढ़ में कक्षा 7 में गणित का एक कोई अध्याय है। उस गणित का अध्याय पूरे प्रदेश के हर स्कूल में कमजोर है। हर स्कूल में, ऐसा नहीं कि एक स्कूल में हो। लगभग 90-95% स्कूलों में वो अध्याय बिल्कुल कमजोर चला जाता है। तो जब आप मूल्यांकन करते हैं तो पता चलेगा कि उसमें ना तो टीचर की गलती है ना बच्चे की गलती है। उसमें गलती क्या है, उस अध्याय को बनाने वाले की गलती है। तो मूल्यांकन इसीलिए अकेले ना टीचर का होता ना बच्चा का होता, पूरी व्यवस्था का होता है। यदि मूल्यांकन अकेले टीचर और बच्चे का हो रहा है तो प्रॉब्लम है। जब तक मूल्यांकन पूरी व्यवस्था का नहीं होगा तब तक मूल्यांकन हो ही नहीं सकता।
तो क्या पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु में कहीं कोई कमी है क्या? दूसरा, अवधारणा को आपने कैसे कराया? जो अवधारणा सिखाने की प्रक्रिया है, उसको आपने कैसे कराया? वो देखना पड़ेगा। अभ्यास कितने कराए? यदि आप बिना अभ्यास के मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये तो बेईमानी है, कभी नहीं होना चाहिए। तो अभ्यास आपने कराया कि नहीं? कितने स्तर के या कितने तरीके के आपने अभ्यास कराए? मूल्यांकन लेने का हक आपको इन सब चीजों पर होगा। किसी भी बच्चे का मूल्यांकन तब कर सकते हैं जब आप ये सब करेंगे, ये समझने की जरूरत है। तो कितने तरीके से आपने अभ्यास कराए? दूसरा, क्या आप किताब की सामग्री के अलावा भी अन्य कोई सामग्री उपयोग किए क्या आप? कि सिर्फ किताब के पीछे ही पड़े रहे? आपको मैं बता दूं, एक्चुअल में पढ़ना सीखने के लिए किताब की बहुत कहीं जरूरत है नहीं। मैं एक छोटी घटना सुना रहा हूं, क्योंकि मैं तो बीएड कॉलेज में हूं। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बोलती थी कि मेरी बच्ची को पढ़ना ही नहीं आता, जैसे अभी काजल ने कहा, वो सीखना ही नहीं चाहती। तो मैं बोला तुम ठीक से सिखा नहीं रही होगी, इसलिए और उसका मिस्टर जज है। तो वो हमेशा, वो दोनों मियाँ बीबी आते थे मेरे पास, बोलते थे बच्ची सीख नहीं पा रही। तो मैं बोला कैसे सिखाते हो? तो बोले ये किताब में जो लिखा है उसी को सिखाते हैं। मैं बोला बच्ची इससे कहाँ सीखेगी, किताब से कैसे सीखेगी? तो फिर कैसे सीखेगी? तो मैं बोला चलो आप अपना एक फोटो डालो मेरे व्हाट्सएप में। मैंने उनका एक फोटो लगाया और फोटो लगा के नीचे लिख दिया मम्मी, और एक उनके उसके पिता के फोटो के नीचे लिख दिया पापा। और मैं उस बच्ची को दिखाया और मैं बच्ची से पूछा कि बेटा ये कौन है? तो बोले पापा है। तो मैं पूछा कि नीचे क्या लिखा है? तो बच्ची ने कहा पापा लिखा है। उसने अनुमान लगाया, पढ़ना अनुमानों की प्रक्रिया है, अनुमान लगाया पापा है। तो मैं बोला देखो ये पापा में ये जो पहला अक्षर है ये क्या है? तो बोले प है सर। धीरे से मैं बताया, 2-4 दिन बाद पा जान गई, मम्मी जान गई। फिर मम्मी का नाम क्या है? तो लक्ष्मी। तो फिर फोटो लगाया और नीचे लिख दिया लक्ष्मी। तो फिर पहला वर्ण बता दिया लक्ष्मी, पढ़ना सीख गई। तो मैंने कहने का मतलब क्या है, क्या किताब के अलावा अन्य सामग्री का भी उपयोग करते हैं क्या, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो? यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तभी मूल्यांकन लेने के भी हकदार हैं, अन्यथा किस बात का मूल्यांकन? आप बच्चों को डराने के लिए मूल्यांकन ले रहे हैं। आपको जरूरी है कि आप उस तरह की सामग्री तैयार करिए। फिर दूसरा, कक्षा का वातावरण तो व्यवधान नहीं डालता। कक्षा का वातावरण भी कई बार सीखने के अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो उसको भी आप देखें। बच्चों की कुछ अलग आवश्यकता तो नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है। मैं एक और छोटा एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि इस बात को लेकर मैं बता दूं कि मैं अपने शिक्षकीय जीवन की यात्रा प्राथमिक एजुकेशन से शुरू किया, और मेरी पोस्टिंग बावा मोहतरा बेमेतरा से 5 किलोमीटर दूर एक बावा मोहतरा नाम का गांव है, वहां हुआ। ये घटना है मुझको लगता है 88 की, 1988 की। तो मैं जब वहां पहुंचा, मेरी पोस्टिंग हुई वहां पर, तो क्या बोलते हैं, 30 बच्चे मेरी कक्षा 1 में थे, और अक्टूबर के आते आते तक मैंने 29 बच्चों को पढ़ना लिखना और जोड़ और घटाना सिखा दिया। 29 बच्चों को, वो सब अपने कक्षा 1 की किताब पढ़ लेते थे। एक जो बच्चा था वो पढ़ ही नहीं पा रहा था, और दशहरा दिवाली का अवकाश हो गया, ठंड का दिन शुरू हो गया, और मेरे को इतना गुस्सा आया उस बच्चे के ऊपर, और मेरे को लगे कि ये बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है। उसके व्यक्तिगत जाके सिखाना शुरू किया, सब शुरू किया, लेकिन सीख ही नहीं पा रहा। और मैं बहुत परेशान, और बल्कि वो आता था स्कूल, और मेरे प्रेशर के कारण से वो बच्चा बेचारा चुप हो जाता था। तो एक दिन 4 बजे छुट्टी हुई, और 4 बजे छुट्टी होने के बाद हम लोग जा रहे थे। तो हम हमारे स्टाफ के 3 टीचर थे, और हमारे एक पटवारी, जो गांव का पटवारी होता है वो पटवारी भी था। हम चारों साइकिल से जा रहे थे। एक किसान वहां से जब आया, तो वो पटवारी को उस किसान का दस्तखत कहीं पर लेना था, तो बोले ये दस्तखत कर दे। तो दस्तखत जब वो कर रहा था, तो देखिए कैसे ध्यान चला जाता है। तो दस्तखत कर रहा था, तो उसने उल्टे हाथ से दस्तखत किया,
मैं थोड़ा सा इस पे लिख के बताता हूँ। उल्टे हाथ से उसने दस्तखत किया, तो जब उल्टे हाथ से वो दस्तखत किया, तो उस दस्तखत करने के तरीकों में मैंने देखा कि उल्टे हाथ से जो व्यक्ति दस्तखत करता है, वो उसका राइटिंग लिखने का बहुत तरीका अलग हो जाता है। वो उल्टे उल्टे तरीके से लिखता है। यदि फेस टू फेस होता तो मैं आपको करके दिखाता वो। अब चूंकि अभी फेस टू फेस हो नहीं पा रहा है, तो वो कर उल्टा होता है। मेरे को अचानक लगा, ये बच्चा, जो मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी तो नहीं है। मैं उस दिन तो घर चला गया, पर रात को सो नहीं पाया, और दूसरे दिन मैं आके सबसे पहले उस बच्चे को मैंने पेंसिल और स्लेट दिया, और उल्टे हाथ से मैं बोला, इस हाथ से लिख के देख तो बेटा। आप आश्चर्यचकित होंगे, वो सारे वर्ण लिख दिया। उसको सारे वर्ण लिखने आते थे, लेकिन मेरा पेज, उसकी आवश्यकता अलग थी, उल्टे हाथ से लिखने की आवश्यकता थी, और हम सब मिलकर उसको सीधे हाथ से लिखाना चाह रहे थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चे की कुछ अलग आवश्यकता तो नहीं है, इसको पहचानना पड़ेगा। नीड आइडेंटिफिकेशन, ये मूल्यांकन का पार्ट है। ये जितनी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये मूल्यांकन के हिस्से हैं। सर इसको 30 आप सेकंड में कट जाएगा, हम लोग